गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज जो हमारी श्रृंखला चल रही थी नियोजित विकास की राजनीति, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम थोड़ा बहुत जो पीछे पढ़ लिए उसका रिवाइज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो अभी तक पढ़ा है वो काफ़ी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इस चैप्टर में बात किया था, आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे। तो सबसे पहले अपन ने इस चैप्टर में बात किया था नियोजन क्या होता है। नियोजन क्या होता है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने के लिए हम जो योजनाएं बनाते हैं वो क्या होता है, नियोजन होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, नियोजन के माध्यम से हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है तथा आर्थिक स्थिरता को नियंत्रण किया जा सकता है या उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपन ने बात की थी भारत में विकास का अर्थ। भारत में विकास का अर्थ क्या था? आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। जब आज़ाद हो गया तो पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। ठीक है, तो भारत ने विकास मतलब भारत के विकास का अर्थ क्या था? आर्थिक संवृद्धि या आर्थिक सामाजिक न्याय। आर्थिक संवृद्धि या आर्थिक सामाजिक न्याय। इसके अलावा ये कहता था, किसमें कहा गया कि भारत में विकास का लक्ष्य ना तो गरीबों पे मतलब ना तो किसानों के पास सौंपा जाएगा, ना ही अमीरों के भरोसे, ना ही किसानों के भरोसे, ना ही व्यापारियों, ना उद्योगपतियों के भरोसे। मतलब इसमें क्या करना होगा, सरकार को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। ये कर लिया था। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन ने इसमें पढ़ा था वामपंथी एवं दक्षिणपंथी विचारधारा। वामपंथी विचारधारा के लोग क्या होते हैं, देखो फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। वामपंथी विचारधारा के लोगों का संबंध किससे होता है? बताया नहीं था? गरीबों से। अरे अब तो वो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना जो कच्चे में डोलते हैं उनको पता लग गया होगा। अब मेरे साथ साथ बोलना, देखे पहले ये गुटखा उठखा थूक दो अपने मुंह में है, जो गुटखा जो सुपारी खा रखी है वो तो थूक दो। हाँ थूक दो। अब बोलना मेरे साथ, बोलो फटाफट। वामपंथी लोगों का किससे संबंध होता है? गरीबों से। गरीबों अर्थात ऐसे लोग जिनका संबंध किससे होता है? गरीबों से। अर्थात जो लोग गरीबों की जो भी सरकार योजनाएं लाती है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अर्थात वो लोग जो गरीबों की जितनी भी योजनाएं होती है सरकार उसमें क्या करते हैं, जो भी योजनाएं सरकार लाती है गरीबों के भले के लिए उसमें क्या करते हैं, वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बोलो फटाफट। सरकार की भले के लिए लाई गई, सरकार द्वारा गरीबों के भले के लिए लाई गई योजनाएं, उसमें कौन बढ़ चढ़कर समर्थन करते हैं? वामपंथी विचारधारा के लोग करते हैं। जबकि दक्षिणपंथी का समर्थन किसका समर्थन करते हैं? दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग बाजार मूलक खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। बाजार मूलक खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। ठीक है, और इनका क्या कहना होता है कि सरकार का गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार को अनावश्यक अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं। फिर मैंने बताया आज़ाद भारत के समक्ष विकास के आज़ाद भारत, जब भारत आज़ाद हुआ तो विकास के कौन कौन से मॉडल थे, तो मैंने आपको बताया एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल, और एक संयुक्त राष्ट्र संघ में समाजवादी या साम्यवादी जो मॉडल था वो चल रहा था। उदारवादी मॉडल क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था का वह मॉडल या विकास का वह मॉडल जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसका कंट्रोल होता है, किसका नियंत्रण होता है? निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। उत्पादन के सभी साधनों पर प्राइवेट सेक्टर का क्या होती है? ओनरशिप होती है। फटाफट बोलो, बोलो पूंजीवादी उदारवादी का संबंध निजी व्यक्तियों से। बोलो, अरे इस गुटके को ठूक के बोलो ना। किसका कंट्रोल होता है? हाँ किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका कंट्रोल होता है? अर्थव्यवस्था उत्पादन के सभी साधनों पर किसका कंट्रोल होता है? प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, जबकि साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था में बात करें तो ये कहती है कि हमारे क्षेत्र में निजी क्षेत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, निजी क्षेत्र नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। समाजवादी लोग कहते हैं, समाजवादी विचारधारा जो मॉडल वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे सेक्टर में क्या नहीं होगा, निजी क्षेत्र नाम की कोई बीमारी नहीं होगी, निजी क्षेत्र नाम की कोई बीमारी नहीं होगी। हमारे क्षेत्र में क्या, जितने भी उत्पादन के साधन होंगे उन पर सारे के सारों पर अधिकार सरकार का होगा। उत्पादन के जितने भी अधिकार होंगे उन पर सब पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। तो भारत ने देखा कि भाई साहब ये दोनों तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो भारत ने इन दोनों का मिक्सचर अपनाया कि अगर अपन ने भी ऐसा कर लिया तो अपने देश में भी लोग लड़ेंगे, जो अमीर है वो गरीब है ये लड़ेंगे। ठीक है, कि गरीब गरीब रह जाएगा, उसके पास तो उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। भारत की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी, तो भारत ने इन दोनों का मिक्सर अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात भारत ने कहा जितने भी छोटे लघु उद्योग होंगे उस पर किसका अधिकार? प्राइवेट सेक्टर का या निजी व्यक्तियों का अधिकार होगा। और
जितने भी बड़े उद्योग है उसकी जिम्मेदारी सरकार क्या लेगी, अपने कंधे पर लेगी। उसकी जिम्मेदारी क्या लेगी, सरकार अपने कंधे पर लेगी। ठीक है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। फिर मैंने आपको बताया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान फटाफट बताओ। अरे अभी तक थूके नहीं क्या, बोलो फटाफट। बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में। कब आया था? 1944 में। क्या था बॉम्बे प्लान? कि कुछ उद्योगपतियों द्वारा मिलकर, लगभग कितने उद्योगपति थे बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में। लगभग 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे में क्या की गई, एक मीटिंग की गई। बॉम्बे में क्या की गई, एक मीटिंग की गई। क्यों? देश की नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, देश की नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए लगभग बॉम्बे में 8 उद्योगपतियों द्वारा क्या की गई, एक मीटिंग की गई, एक भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, जिसे किस नाम जाना गया, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, फटाफट बताओ। देखिए फटाफट बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था? सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश, सरकार को क्या करना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में क्या करना चाहिए, अत्यधिक निवेश करना चाहिए। सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मात्रा में निवेश करना चाहिए। फिर अपन ने इसके अलावा अगली वीडियो में पढ़ा था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग की स्थापना फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। ठीक है, किस समिति की? कैलाश चंद नियोगी समिति की सिफारिश पर। कैलाश चंद नियोगी समिति की सिफारिश पर, या कैसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। इसके सदस्य कितने होते हैं? 3 पूर्णकालिक, 3 अंशकालीन। 3 पूर्णकालिक, 3 अंशकालीन। पूर्णकालीन सदस्य कौन कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता था? ये सबसे पहले इसकी मैं बात बताऊं, ये कैसी संस्था थी? एक गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था थी। अर्थात इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, और जो ये सलाह देती थी जरूरी नहीं वो माने। ठीक है, जरूरी नहीं वो माने। ठीक है, और किसी भी सदस्य का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता था। सभी सदस्यों का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता था, अनिश्चित कार्यकाल होता था। ठीक है, फिर ये क्या कहती है कि भारत, अब इसका काम क्या था? भारत अपने विकास के लिए कौन सी योजना अपनाएगा? भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता या कौन सी रणनीति अपनाएगा? भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता या कौन सी रणनीति अपनाएगा, यह फैसला लेने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका निभाई। योजना आयोग ने क्या किया कि भारत अपने विकास के लिए या राजनीति के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा, यह फैसला लेने में योजना आयोग ने क्या की, महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय या प्रभावशाली भूमिका निभाई। फिर इस योजना आयोग ने क्या किया? कितनी पंचवर्षीय योजनाएं, फटाफट बताओ, बोलो कितनी पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना। 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और 7 एकल वर्षीय योजना के दी। कितनी? 12 तो पंचवर्षीय योजना और 7 एकल वर्षीय योजनाएं बना के दी। किसने? योजना आयोग ने। फिर क्या हुआ? आए 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब आए और उन्होंने क्या किया? इस योजना आयोग को डिसमिस कर दिया। उन्होंने क्या किया? योजना आयोग को डिसमिस करके क्या कर दिया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। अब फटाफट मैं जब तक आपको नीति आयोग के कार्य बता रहा हूँ, आप मेरे को नीति आयोग का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देखें आप कितना क्या कर रहे हो घर से। ठीक है, नीति आयोग का कमेंट बॉक्स में पूरा नाम लिख के बताओ। मैं जब तक आपको योजना आयोग के कार्य बता रहा हूँ। योजना आयोग के कार्य क्या होते हैं, फटाफट बताओ। देखें कौन कौन से कार्य होता है योजना आयोग का। योजना आयोग का पहला कार्य बताया था मैंने, संसाधनों का आकलन करना। क्या? फटाफट बोलो, संसाधनों का आकलन करना। फटाफट बोलो, संसाधनों का आकलन करना तथा उनका उपयोग करना। संसाधनों का आकलन करना तथा उनका उपयोग करना, पहला क्लियर है। दूसरा कार्य क्या बताया था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। पंचवर्षीय योजनाएं बताओ कितनी पंचवर्षीय? 12 पंचवर्षीय और 7 एकल वर्षीय। 7 एकल वर्षीय तथा योजनाओं की समीक्षा करना। तीसरा कार्य योजनाओं की समीक्षा करना तथा सुझाव देना। योजनाओं की समीक्षा करना तथा सुझाव देना। तीसरा कार्य तथा प्रगतिशील योजनाओं या कार्यशील जो योजनाएं होती हैं उनका मूल्यांकन करना। प्रगतिशील या कार्यशील योजनाओं का मूल्यांकन करना, ये चौथा कार्य था। 5वां कार्य विकास की योजनाएं बनाना तथा विकास के बाधक तत्वों का पता लगाना। विकास की योजनाएं बनाना तथा विकास की प्राथमिकता निश्चित करना। कि किस योजना को, किस कार्य को कितना प्राथमिकता देनी है। इसके बाद में 6ठा कार्य बताया था मैंने कि विकास के बाधक तत्वों का पता लगाना, कि जो भी विकास के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं उन तत्वों का पता लगाना भी क्या होता है? योजना आयोग का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये कन्फर्म हो गया होगा। फिर अपन ने पढ़ा था क्या? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। बोलो फटाफट मेरे, आपने तो लिखा नहीं कमेंट बॉक्स में।
मैं बता रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, जिसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होती है। फिर क्या होता है इसमें? इसका सदस्य अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का प्रधानमंत्री था, तो इसका भी कौन है? प्रधानमंत्री है। इसके कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सीईओ। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने आपको बताया था उपाध्यक्ष और सीईओ। अब फटाफट मैंने आपको बताया था उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है। इस वीडियो में मेरे को कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूँगा, आप बताओगे मेरे को, ठीक है? आप बताओगे कि अब वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, आप बताओगे मेरे को, ठीक है? फिर इसका एनिशिएंट नेम क्या है? इसको अन्य किस नाम जाना जाता है? जो नीति आयोग को किस नाम जाना जाता है? थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और यह संस्था किस सिद्धांत पर काम करती है? मैंने बताया था कि ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यह योजना किस सिद्धांत पर काम करती है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करती है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करती है। फिर इसके बारे में मैंने आपको बताया था अगले क्रम में एनडीसी का पूरा नाम बोलो फटाफट, सुपारी थूक दो फिर बोलो। हाँ बोलो, एनडीसी का पूरा नाम नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। कब स्थापना हुई थी? बोलो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को किसकी स्थापना हुई थी? एनडीसी की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो कंफर्म हो गया, एनडीसी का पूरा नाम राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, स्थापना 6 अगस्त 1952। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके सदस्य, मेंबर कौन कौन होते हैं इसके? एक तो योजना आयोग के सभी सदस्य, योजना आयोग के जितने भी सदस्य थे कौन कौन से थे बताओ? प्रधानमंत्री था एक, तो रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं गृह मंत्री। इसके अलावा 3 अंशकालीन सदस्य। इसके अलावा इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को या मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया गया। फटाफट सदस्य बताओ? योजना आयोग के सभी सदस्य प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उनके मुख्यमंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया। फिर इसमें पूछा जाता है आपसे कि जो एनडीसी है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? एनडीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? योजना आयोग ने जो भी योजनाएं बनाई, योजना आयोग जो भी योजनाएं बनाता था उन योजनाओं को स्वीकृति कौन प्रदान करता था? एनडीसी। फटाफट बोलो, एनडीसी का काम क्या होता था? योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना। योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना, ये किसका काम होता था? एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन का, ठीक है? एनडीसी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं मैंने बताया था 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना बताओ कमेंट बॉक्स में, कब? 1951 से 56 तक, 1951 से 56 तक, 1951 से 56 तक कौन सी योजना? पहली पंचवर्षीय योजना। दोबारा बोलो, 1951 से 56 तक, फटाफट बोलो, पहली पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956। फिर इस योजना को बनाया किसने था? हेराल्ड डोमर ने। किसने बनाया था? हेराल्ड डोमर ने। किसने बनाया था? फटाफट बोलो, हेराल्ड डोमर ने। हेराल्ड डोमर ने कौन सी योजना? पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, इसलिए इस किस नाम से जाना गया? हेराल्ड डोमर मॉडल। किस नाम से जाना गया? हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है? फिर इसमें प्राथमिकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको प्राथमिकता दी गई थी? इसमें कृषि एवं सिंचाई को, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर को, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर को इसमें क्या दी गई? प्रायोरिटी दी गई, ठीक है? प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि एवं सिंचाई को। फिर इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं लाई गई थी, कौन कौन सी बताओ? मैं परियोजनाओं का नाम बोलूंगा, आप बताओगे कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। कौन सी परियोजना कहाँ पर आई थी? पहले बताओ, हीराकुड दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुड परियोजना, दामोदर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। फटाफट बताओ, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ पर है? हीराकुड परियोजना कहाँ पर है? और दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पर? मैं तीनों आपको बताऊंगा, ये बता दिया। अब आप मेरे को बताओगे कौन से राज्य में तीनों परियोजना। मैं कमेंट बॉक्स में आपके जो पहले कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूंगा, ठीक है? इसके बारे में अपन बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। अब बात कर रहे हैं आप सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बताओ, 56 और 5, अरे जोड़ना तो आता ही है, 56 और 5 61 आता है जोड़ना, सीखा था फर्स्ट क्लास में। अरे जो कच्चे में घूमते हैं ना बच्चे, उनको भी आता है, तुम भी सीख लो, ठीक है? नहीं तो मैथ में फेल हो जाओगे, ठीक है? 1956 से 61, 56 से 61 कौन सा 5 ईयर प्लान? सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान
1956 से 61, 1956 से 61 सेकंड 5 ईयर प्लान। बताओ सेकंड 5 ईयर प्लान को किसने बनाया था? मैंने कल बताया था आपको वीडियो में, बताया था ना? बताओ फटाफट, पढ़ गए हो ना आप? अच्छे बच्चे हो ना? बताओ 1956 से 61 में इसे किसने बनाया था? पीसी महाबलोनिस ने। किसने? पीसी महाबलोनिस ने। पीसी महाबलोनिस ने बनाया। इस कारण सेकंड 5 ईयर प्लान को किस मॉडल के नाम से जाना जाता है? पीसी महाबलोनिस मॉडल। पीसी महाबलोनिस मॉडल। फिर जैसे उसमें 3 परियोजनाएं आई थी, इसमें 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले इसमें प्राथमिकता प्रायोरिटी किसको दी गई थी? भारी उद्योगों को। किसको दी गई थी प्राथमिकता? भारी उद्योगों को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? भारी उद्योगों को। तो इसमें कौन से 3 इस्पात संयंत्रों का स्थापना की गई? फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ किसकी सहायता से की गई और कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, मैं बताऊं? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। आप मेरे को बताओ किसकी सहायता से? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में। ज्योग्राफी में भी याद रखना, आपको मैप में फिल करवा सकता है। राउरकेला ओडिशा। आप बताओगे राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया था? ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया था? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इसके अलावा बात करें भिलाई मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ों में है। छत्तीसगढ़ों में एक में मत कर देना, एक भिलाई छोड़ के आ जाओ तुम, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या है? भिलाई। अब मेरे को बताओ किसकी सहायता से लगाई गई थी, ठीक है। अब आज अपन बात करेंगे हमारी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। फिर अपन एक टेस्ट की प्रक्रिया करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको अभी तक की जो समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपन बात करते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, फटाफट बोलो क्या पढ़ रहे हैं? हरित क्रांति। बोलो 1-2 बार बोलो, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आई थी? भारत में कब आई थी? 1966 से 67, 1966 से 67। बोलो 1966 से 67 में क्या आई? हरित क्रांति। बोलो 2 बार बोलो, 5 बार बोलो। 1966 से 67, 1966 से 67, 1966 में क्या आई? हरित क्रांति कब आई? 1966 से 67। 1966 से 67 में कौन सी क्रांति? ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आई? 1966 से 67। फिर बात करूं विश्व स्तर पर हरित क्रांति का पिता, विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का पिता, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन वर्ल्ड लेवल, ठीक है। वो थे सर नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? सर नॉर्मन बोरलॉग। फटाफट बोलो, 5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। 5 बार बोलोगे, 5 बार का सिलसिला चलता रहना चाहिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना पढ़ी है ना अपन ने। सर नॉर्मन बोरलॉग। बोलो सर नॉर्मन बोरलॉग। 3 बार हो गई, 2 बार और बोलना है। सर नॉर्मन बोरलॉग कौन है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के पिता कौन है? सर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। फिर भारतीय स्तर पर कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? अगर आप 12th की वैसे स्कूल से पढ़ रहे हो तो एक बार बताओ, देखें किसे कहा जाता है? पता है क्या आपको? अरे बताओ। डॉक्टर स्वामी एम एस नाथन, डॉक्टर स्वामी एम एस नाथन, जो हमारे कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। और कौन थे बताओ? हमारे जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद, वो भी कहाँ के थे? तमिलनाडु के ही थे, ठीक है। भारतीय स्तर पर हरित क्रांति का पिता डॉक्टर स्वामी एम एस नाथन। बोलो विश्व स्तर पर सर नॉर्मन बोरलॉग, भारतीय स्तर पर डॉक्टर स्वामी एम एस नाथन। फिर हरित क्रांति आई कब? 66-67 में। फिर हरित क्रांति क्या है? कम समय में, बोलो कम समय में, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना। कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना। कम समय में, बोलो फटाफट, कम समय में कम लागत में
अधिक उत्पादन प्राप्त करना, कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। दोबारा बोलो, कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहता है। अर्थात इसमें किसका प्रयोग किया गया? रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का। किसका प्रयोग किया गया? रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का, कीटनाशक दवाओं का, रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, तो कम समय में कम लागत में रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाती है? हरित क्रांति कहलाती है। कम समय में कम लागत में रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाती है? हरित क्रांति कहलाती है। बोलो दोबारा, कम समय में कम लागत में, कम समय में कम लागत में रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाती है? हरित क्रांति कहलाती है। हो गया कन्फर्म? 2 बार बोलो, मन में बोलो, अभी बोल के बताओ। बोलो, कम समय में कम लागत में रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं के द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। एक बार तुम बोलो, फटाफट बोलो। फिर देखो, इसका आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? किस पे पड़ा? गेहूं पे, वीट पे। किस पे पड़ा? गेहूं पे। ठीक है, गेहूं पर हरित क्रांति का सर्वाधिक क्या पड़ा? इफेक्ट पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पे पड़ा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पर पड़ा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा, इसके अलावा राज्यों में किस पे पड़ा? राज्यों में सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखो, मेरी राइटिंग में मत जाना, मेरी राइटिंग डॉक्टरों से मैच खाती है। ठीक है, या तो मेरी राइटिंग डॉक्टर लिखते हैं मेरे जैसा, या मैं लिखता हूँ। बाकी आप कोशिश मत करना मेरे जैसे लिखने की, नहीं है जिससे भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो पहली बात क्या पड़ी? हरित क्रांति कब आई? 1966 से 67 में। हरित क्रांति कब आई? 66 से 67 में। फिर विश्व स्तर पर हरित क्रांति का पिता सर नॉर्मन बोरलॉग, भारतीय स्तर पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, फिर अपन ने बात की हरित क्रांति किसे कहते हैं? कम समय में कम लागत में रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल पर देखने को मिला? गेहूं पर। कौन सी फसल पर? गेहूं पर। ठीक है, और किस राज्य पर? पंजाब व हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका प्रभाव देखने को मिला? हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, अब अपन बात करेंगे हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हरित क्रांति क्या है? इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों को समझाइए। हरित क्रांति क्या है? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स गिव इट्स क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। इसके डिस्क्राइब इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, यानी कि बार बार पूछा जाता है हरित क्रांति क्या है, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को समझाइए। देखो, अगर आपको ये बात याद हो गई तो सकारात्मक प्रभाव भी याद हो गए, ये बातें याद हो गई तो सकारात्मक प्रभाव भी याद हो गए। मैं उम्मीद करूंगा आपको याद हो गए होंगे। याद हो गए? एक बार बोलो, देखे दोबारा बोलो फटाफट। हरित क्रांति 66-67 कब? 66-67 विश्व स्तर पर पिता नॉर्मन बोरलॉग, भारतीय स्तर पर स्वामी MS नाथन। प्रभाव किस पर? गेहूं पर। सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर। राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या होती है हरित क्रांति? कम समय में कम लागत में, कम समय में कम लागत में किसका उपयोग? रासायनिक एवं कीटनाशक दवा का उपयोग करके क्या करना? अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। अब अपन बात करेंगे सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? तो आप बताओ। देखिए, हरित क्रांति का पहला सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? आपने हरित क्रांति पढ़ी तो आपके अकॉर्डिंग सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? पहला सकारात्मक प्रभाव क्या दिखा आपको हरित क्रांति में? अरे बच्चों, सबसे पहले हरित क्रांति का सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा? खेती में क्या हुई? खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। खेती की
खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। पहला सकारात्मक प्रभाव, खेती की पैदावार में बढ़ोतरी, खेती की पैदावार में बढ़ोतरी। फटाफट बोलो, किसकी पैदावार में? खेती की पैदावार में बढ़ोतरी। दूसरी, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी। तीसरा, पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दे यहाँ, क्योंकि आप यूपी वाले ठुमके ज़्यादा लगाए हुए हो तो यूपी लिख देता हूँ, ठीक है। पश्चिमी यूपी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये क्या हुए? ये इलाके, ये क्षेत्र समृद्ध हुए। क्या हुए? समृद्ध हुए, ठीक है। इसके अलावा किसका उपयोग बढ़ा? कृषि के अंतर्गत रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग बढ़ा। कृषि में क्या हुआ? रासायनिक एवं तकनीकी कीटनाशक दवाओं का उपयोग बढ़ा। कृषि में क्या हुआ? कृषि में रासायनिक कीटनाशक दवाओं एवं तकनीकी का उपयोग बढ़ा। कृषि के अंतर्गत क्या हुआ? रासायनिक कीटनाशक दवाओं एवं तकनीकी का उपयोग बढ़ा, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव ये इस प्रकार क्या थे? सकारात्मक प्रभाव थे, ठीक है। इसके अलावा अपन एक बात और लिख सकते हैं, जब तकनीकी का कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। राइटिंग में मत जाना, मैं बोल दिया ना, ठीक है। ये 5 आपको क्या दिखे? सकारात्मक प्रभाव दिखे। सबसे पहले मेरे साथ साथ बोलना, बोलोगे ना? बोलोगे? मेरे को लगता है आपने वो सुपारी जो गुटखा खा रखा था वो भी थूक दी होगी, ठीक है। अब फटाफट बोलोगे। पहला सकारात्मक, खेती की पैदावार में बढ़ोतरी, खेती की पैदावार में बढ़ोतरी। दूसरी, खेती की पैदावार में बढ़ोतरी। दूसरी, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी, खेती की पैदावार में बढ़ोतरी। दूसरी, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी। फटाफट बोलो, अरे बोलना है आपको। खेती की पैदावार में बढ़ोतरी तथा गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी, 2 हो गए सकारात्मक प्रभाव। तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र क्या हुए? समृद्ध हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र क्या हुए? समृद्ध हुए। कृषि में क्या किया जाने लगा? रासायनिक कीटनाशक दवाओं एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि में रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं तथा तकनीकी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किए जाने लगा तथा किसानों की स्थिति में क्या हुआ? सुधार हुआ। किसानों की स्थिति में क्या हुआ? सुधार हुआ। फटाफट बिना देखे बोलो, बिना देखे बोल के दिखाओ। आँख मींच लो, बोलो। हाँ, मींच ली आँख, अब बोलो। पहला, सुना ही नहीं दिया, दोबारा बोलो। खेती की पैदावार में बढ़ोतरी, क्या हुई? खेती की पैदावार में बढ़ोतरी। दूसरी, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी। दूसरी, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी। तीसरी, कृषि के अंतर्गत रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का एवं तकनीकी का प्रयोग बढ़ा। रासायनिक कीटनाशक दवाओं एवं तकनीकी का प्रयोग बढ़ा। इसके अलावा चौथी, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र क्या हुए? समृद्ध हुए। 5वां, किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। अब अपन बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव। क्या? नकारात्मक प्रभाव। क्या क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिली इस हरित क्रांति के? तो पहला नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएं बढ़ी। क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएं बढ़ी। क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएं
बढ़ी। दूसरी, फिर हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, हरित क्रांति के क्या कारण हुआ, गरीबों और अमीरों के बीच में अंतर बढ़ गया। गरीबों एवं जो बड़े भूस्वामियों के बीच में क्या हुआ, अंतर बढ़ गया। ठीक है, गरीबों एवं बड़े भूस्वामियों के बीच अंतर बढ़ गया। गरीबों एवं बड़े भूस्वामियों के बीच अंतर बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, जिससे वामपंथी संगठन का उभार हुआ। वामपंथी संगठन का उभार हुआ। ठीक है, पहला, क्षेत्रीय व सामाजिक असमानताएं बढ़ी। क्षेत्रीय व सामाजिक असमानताएं बढ़ी तथा गरीब और अमीरों के बीच में अंतर बढ़ गए। गरीब और अमीरों के बीच में अंतर बढ़ गए तथा जिससे क्या हुआ, वामपंथी संगठनों का उभार हुआ तथा मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मध्यम श्रेणी वाले भूस्वामियों का बात करेंगे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव की। थोड़ी बहुत टेक्निक इशू आ गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, अपन बात करेंगे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। क्षेत्रीय व सामाजिक असमानताएं बढ़ी। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप पहला नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कृषि में, कि क्षेत्रीय व सामाजिक असमानताएं बढ़ी, लोग एक दूसरे से दूर होने लगे। ठीक है, तथा किसान किस में बट गए, गरीब और बड़े भूस्वामियों में बट गए। गरीब होते गए, बड़े भूस्वामी ज़्यादा अमीर होते गए। कैसे, मतलब जो बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास पैसे थे, वो तो क्या करे, नई तकनीकी का भी यूज कर सके। पैसे थे, इन्वेस्टमेंट किया और नया ट्रैक्टर लिया है, कीटनाशक मतलब यूरिया, नया अच्छी क्वालिटी का यूरिया लाया। गरीब क्या करते, बेचारे पास खाने के लाले पड़ रहे थे। ठीक है, उस समय तुम देखते हो 66-67 में कैसी हालत थी। ठीक है, तो बड़े किसान किस में बट गए, गरीब और बड़े भूस्वामियों के बीच में बट गए। इसके अलावा वामपंथी संगठन का उभार हुआ। वामपंथी संगठन का उभार क्यों हुआ, क्या मैंने बताया था, वामपंथी संगठन क्या होता है, ऐसा संगठन जो क्या करे, सरकार जो भी योजनाएं लाए उसमें क्या करे, गरीबों का बढ़ चढ़ कर क्या करे, समर्थन करे। तो ऐसे संगठन का उदय हुआ जो गरीबों की योजनाओं का क्या करने लगे, बढ़ चढ़ कर समर्थन करने लगे। मध्यम श्रेणी वाले भूस्वामियों का उभार हुआ। अब जो ये गरीब थे, ये क्या करने लगे, थोड़ा बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया, फिर एक क्या हुआ, इनके दोनों के बीच में एक नया आदमी आया, जिसे बोला गया मध्यम श्रेणी वाले भूस्वामियों का क्या हुआ, उभार हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता क्षमता घटने लगी। अब जैसे जैसे क्या करने लगे अपन, तो अब मानो क्या होता है, लालची स्वभाव का तो होता है, तुम्हें पता ही है तुम कितने लालची हो, तुम्हारे लालच के लिए क्या भी कर सकते हो, तुम्हें पता है, तुम्हारा तो पता ही है तुम कितने लालची हो। ठीक है, रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता क्षमता घटती गई। कि मानव प्रकृति का कुछ भी ध्यान में नहीं रखता। सतत पहुंचने विकास की धारणा बढ़ी थी कभी 10वीं में, क्या थी पता है, कि मानव बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करे कि खुद की आवश्यकता तो पूरी हो, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। तुम रखते हो, अरे तुम कुछ नहीं रखते, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में लगे रहते हो। अपनी आवश्यकता, मैं खुश, मेरा परिवार खुश, ठीक है, बाकी सब बाहर में जाए। तो रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करते गए, जिससे क्या होने लगी, भूमि की उर्वरता क्षमता खत्म होने लगी और भूमि क्या बनने लगी, बंजर बनने लगी। तो दोबारा पढ़ेंगे नकारात्मक प्रभाव। क्षेत्रीय व सामाजिक असमानताएं बढ़ी। बोलो, क्षेत्रीय व सामाजिक असमानताएं बढ़ी। बोल दिए, दो बार बोलो, देखिए, क्षेत्रीय व सामाजिक असमानताएं बढ़ी। बोलो, क्षेत्रीय व सामाजिक असमानताएं बढ़ी। किसान गरीब व बड़े भूस्वामियों के बीच बट गया। किसान बड़े व गरीब भूस्वामियों के बीच में बट गया। किसान गरीब व बड़े भूस्वामियों के बीच में बट गया। वामपंथी संगठन का उभार हुआ। वामपंथी संगठन का उभार हुआ। बोलो, वामपंथी संगठन का उभार हुआ। मध्यम श्रेणी वाले भूस्वामियों का उभार हुआ। मध्यम श्रेणी वाले भूस्वामियों का उभार हुआ। रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता क्षमता घटने लगी। रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भूमि की उर्वरता क्षमता घटने लगी। अब अपन बात करेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। ठीक है,
दुग्ध क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन कब आई थी बताओ भारत में? इसका टाइम पीरियड क्या था? श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति। बोलो बोलो फटाफट बोलो, अरे बोलो, तुम दूध पीछे बच्चे थोड़ी ना हो, फटाफट बोलो, तुम्हारी अच्छी खासी जबान है उससे बोलो, उसका यूज करो। बताओ श्वेत क्रांति भारत में कब आई थी? कमेंट बॉक्स में लिखो, हाथ भी है लिखने के लिए। श्वेत क्रांति बोलो मेरे साथ, श्वेत क्रांति। इसे क्या बोलेंगे? व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। अरे तुम्हें नहीं पता? वो देखो मेरे सामने एक बच्चा है, चल बता रहे व्हाइट रिवॉल्यूशन कब आई थी? देखो वो बता रहा है 1970 में। तुम्हें नहीं पता? वो बिना चड्डी के बच्चा भी बता रहा है, ठीक है, कि 1970 में आई थी, ठीक है, 1970 में। कौन सी क्रांति? व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसका जनक किसे कहा जाता है? जनक, जनक किसे कहा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन का? वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन को। इसका संबंध किससे है? संबंध किससे है? दुग्ध से। किससे है? दूध से, मिल्क से, ठीक है, मिल्क से। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अब है ना, उसे मत बोल देना जहाँ से तुम दूध लाते हो ना, उसे मत बता देना, मैं पहले बता रहा हूँ। तुम मेरे को लगते भी इतने तगड़े इंसान हो, ठीक है, तुम उसे बता सकते हो, ठीक है, वो नहीं है। जो वर्गीज कुरियन जी महोदय हैं उन्हें बोला जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। जहाँ से तुम दूध लाते हो ना, जहाँ से तुम बोलते हो हम तो हमारी दुकान से लाते हैं, वही है हमारे लिए तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया, वो नहीं है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। बताओ इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, यानी कि दुग्ध के क्षेत्र में बाढ़। फ्लड का मतलब यही होता है ना, बाढ़। दूध के क्षेत्र में बाढ़ यानी कि क्रांति, ठीक है। क्या क्या? सबसे पहले श्वेत क्रांति, मेरे साथ साथ बोलो, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन कब आई? 1970 में। कब? 1970 में। किस, इसका संबंध किससे था? दूध से। किससे संबंध? दूध से। जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, जिसे किस नाम जाना जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड, इसका अन्य नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। फटाफट बोलो, श्वेत क्रांति के बारे में फटाफट बोलो। इसका संबंध किससे है? दूध से। इसे किस नाम जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से, ठीक है। अब क्या होता है देखो, क्या मतलब इसका संबंध कैसे आता है कि जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे वर्गीज कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे कौन? वर्गीज कुरियन। इन्होंने क्या किया? गुजरात में, इस मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर व्यक्ति कौन? वर्गीज कुरियन ने गुजरात में क्या किया? सहकारी दुग्ध, सहकारी दुग्ध एवं विपणन संस्थान, सहकारी दुग्ध एवं विपणन संस्थान, सहकारी दुग्ध एवं विपणन संस्थान में क्या की? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, के स्थापना में महत्वपूर्ण क्या निभाई? भूमिका निभाई, भूमिका निभाई, ठीक है। जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे कौन? वर्गीज कुरियन जी। इन्होंने क्या किया? गुजरात में सहकारी एवं दुग्ध विपणन संस्थान की स्थापना में क्या की? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और किसकी शुरुआत की? बताओ, कौन सा दूध पीता है इंडिया? बताओ, कौन सा दूध पीता है इंडिया? अमूल दूध पीता है इंडिया। किसकी शुरुआत की? अमूल की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? अमूल, ठीक है। एक आती है ना एक बच्ची सी, और उसके पीछे 2-3 भेड़ सी आती है, अमूल की थैली लाते हो ना तुम, लाते हो ना, अमूल। अमूल की क्या की? शुरुआत की। ये थी अपनी क्या? व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखेंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन कब? 1970। संबंध दूध से। जनक वर्गीज कुरियन, इसे किस नाम जाना जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर। बोलो, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन? वर्गीज कुरियन जी ने क्या किया?
गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में। बोलो प्यारे बच्चों, गुजरात में सहकारी दुग्ध एवं विपणन संस्था में क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और किसकी शुरुआत की? अमूल की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? अमूल की शुरुआत की। ये क्या थी? हमारी श्वेत क्रांति थी। अब अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण क्रांति और इसका संबंध। महत्वपूर्ण क्रांति और इसका संबंध। मैं उम्मीद करूंगा आपको श्वेत क्रांति अब हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे सम्मिलित करने वाले क्वेश्चनों में ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। प्रमुख क्रांति एवं उनका संबंध या उद्देश्य। प्रमुख क्रांति एवं उनका उद्देश्य या संबंध, कि जो जितनी भी क्रांतियाँ हुई उनका संबंध किससे था और उनका उद्देश्य क्या था। तो इस साइड लिखते हैं अपन क्रांति, ठीक है, और इस साइड लिखते हैं उद्देश्य या संबंध। उद्देश्य या संबंध, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है तुम्हारा, ठीक है। 12th के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है और कंपटीशन एग्जाम होने में भी पूछा जाता है, ठीक है, बार बार। सबसे पहले हरित क्रांति, अरे बता दो अब तो बताता हूँ। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का किससे रिलेशन था? हरित क्रांति, इसका संबंध किससे था? बताओ, बोलो। खाद्यान्न बढ़ोतरी। किससे? खाद्यान्न बढ़ोतरी। खाद्यान्न बढ़ोतरी। देखो अभी का याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन से राज्य में पड़ा और किस प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा? कौन से राज्य में और कौन सी फसल पर पड़ा? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तुम्हें अभी का याद है क्या? अभी का खाया हुआ याद है? बताओ देखिए क्या क्या खाया था अभी थोड़ी देर पहले। फिर सफ़ेद क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत, अरे मेरी राइटिंग का क्या करूँ, ये आइंस्टीन को भी फेल करती है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। किससे है श्वेत क्रांति का संबंध? दुग्ध उत्पादन से। बोलो, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। इससे पहले मैंने बताया था श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और उन्हें किस नाम जाना जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और उन्हें किस नाम जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध। अब पीली क्रांति से तुम और कुछ मत समझ लेना, पहले बोल रहा हूँ, और कहीं मत चले जाना पीली क्रांति से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से किसका संबंध? नीली क्रांति का, श्वेत पीली क्रांति का संबंध। अब बात करेंगे नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध तुम्हारे पेन से मत मान लेना कि तुम्हारे पेन में तुमने नीली स्याही डाल रखी है और तुम बोले सर हमारे पेन में नीली स्याही है, हम नीली क्रांति करने जा रहे हैं। नीली क्रांति पानी होता है नीले कलर का, बोला जाता है पानी, तो इसका पानी में कौन रहती है? मछली। तो ठीक है, मत्स्य है, मत्स्य से होता है इसका संबंध, ठीक है। मत्स्य पालन या मछली उत्पादन, मत्स्य पालन या मछली उत्पादन, ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं आपसे लेके पूछता हूँ 2-3, हॉर्टिकल्चर और विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर और विटीकल्चर का संबंध किससे होता है, मैं आपको अगली वीडियो में आपसे पूछूंगा, आप बताना देखिए कमेंट बॉक्स में। ये जो दोनों बताएगा, हॉर्टिकल्चर एवं विटीकल्चर, इनका संबंध किससे होता है, ठीक है। अब फटाफट बात करेंगे। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न बढ़ोतरी, खाद्यान्न बढ़ोतरी, हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। बोलो, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, दुग्ध बढ़ोतरी, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य पालन या मछली उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य पालन या मछली उत्पादन, नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य पालन या मछली उत्पादन, ठीक है। अब अपन बढ़ेंगे केरल का विकास मॉडल और ये चैप्टर खत्म। केरल विकास मॉडल और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। अब देखो विकास का केरल मॉडल या केरल का विकास मॉडल। केरल का विकास मॉडल क्या था? तो केरल क्या करा? केरल ने अपने विकास और नियोजन के लिए, केरल ने क्या किया? केरल ने अपने विकास और नियोजन के लिए, किसके लिए? अपने विकास और नियोजन के लिए, विकास और नियोजन के लिए क्या क्या किया, उस बात की चर्चा अपन इसमें करेंगे। केरल ने अपने विकास और नियोजन के लिए क्या किया गया?
केरल ने इस मॉडल पे क्या किया, इस मॉडल में शिक्षा पर जोर दिया, ठीक है, नियोजन के लिए, नियोजन के लिए क्या किया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स है ना, भूमि सुधार कार्यक्रम। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन, इसके अलावा खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन पर क्या दिया, जोर दिया, इन पर क्या दिया, जोर दिया। इसे किस नाम से जाना जाता है, केरल के विकास मॉडल के नाम से जाना जाता है। केरल के विकास मॉडल के नाम से किसे जाना जाता है, केरल का विकास मॉडल क्या था, अर्थात मेरे साथ साथ बोलना, केरल का विकास मॉडल क्या था, केरल ने अपने विकास और नियोजन के लिए, बोलो, केरल ने अपने विकास और नियोजन के लिए अपने विकास के मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार कर लो आप, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण एवं गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया। किस पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, गरीबी वितरण, गरीबी उन्मूलन और खाद्य वितरण पर क्या दिया, जोर दिया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, केरल के विकास के मॉडल के नाम से जाना जाता है। फिर अब देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस, जेसी करियप्पा, एक पुस्तक है इंपॉर्टेंट, इसी दौरान आई, जेसी करियप्पा बुक है, पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी भी गई है। किसकी पुस्तक है, जेसी करियप्पा, जेसी कुमारप्पा थे, ठीक है, जेसी कुमारप्पा, इनकी एक पुस्तक थी जेसी कुमारप्पा की, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस, ये पुस्तक किसकी थी, जेसी कुमारप्पा ने कौन सी पुस्तक लिखी, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस, बोलो 5 बार बोलो, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस पुस्तक जेसी कुमारप्पा ने लिखी, एक बार, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस पुस्तक जेसी कुमारप्पा ने लिखी, जेसी कुमारप्पा ने इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस पुस्तक लिखी, जेसी कुमारप्पा ने इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस पुस्तक लिखी। इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस पुस्तक किसने लिखी, जेसी कुमारप्पा ने। अब तो जो छोटा बच्चा है ना, जो दूध पी रहा बच्चा, उससे पूछ लो, वो भी है ना उआए करके यही बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस पुस्तक किसने लिखी, जेसी कुमारप्पा ने लिखी। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे से, HYV, इसका पूरा नाम क्या है, HYV का पूरा नाम पूछा जाता है, और इससे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि HIV का पूरा नाम क्या है, और ये क्या थे, इनका यूज़ सर्वाधिक कहाँ पर किया गया। तो इनका मतलब होता है हाई, इनका पूरा नाम है हाई यील्डिंग वेराइटीज। देखो मेरी हिंदी पे मत जाना, आइंस्टीन से मैच खाती है, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज नहीं रे नाला है, बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज। इनका सर्वाधिक उपयोग पंजाब व हरियाणा। ये तुम्हारा चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, केरल का विकास मॉडल क्या था। केरल का विकास मॉडल, केरल ने अपने नियोजन के लिए अपने विकास में क्या किया, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि सुधार तथा खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर क्या दिया, अत्यधिक जोर दिया, ठीक है, जिसे केरल के विकास के मॉडल के नाम से जाना गया। फिर जेसी कुमारप्पा ने क्या लिखी, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक लिखी। फिर अपने पढ़ा HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज, बोलो हाई यील्डिंग वेराइटीज,
हाई यील्डिंग वेराइटीज़, हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर किया गया? पंजाब व हरियाणा में किया गया। सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर किया गया? पंजाब व हरियाणा में किया गया। आप सब मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके लिए सॉरी कि मेरे को लगा था कि सेकंड चैप्टर आपका एग्जिस्ट हो गया, रिड्यूस हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है।